नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका लक्ष्य क्लासेस बाय हरीश में। जी हम ना जीव जनन कैसे करते हैं इस चैप्टर का पार्ट नंबर 2 है। इसमें अपन ने पौधे जनन कैसे करते हैं पार्ट 1 में पढ़ा था। आइए पार्ट नंबर 2 है, इसमें अपन को पढ़ना है कि नर जनन तंत्र, नर जनन कैसे करते हैं। तो आइए पढ़ते हैं। सबसे पहले अपन को नर जनन तंत्र में देखना है वृषण। क्या देखना है? वृषण। वृषण ये कहाँ पाया जाता है? तो वृषण पाया जाता है उदर गुहा के बाहरी वृषण कोश में उपस्थित होता है। जी कहाँ होता है? उदर गुहा के जो बाहरी वृषण कोश होता है उस वृषण कोश में वृषण पाए जाते हैं। कहाँ पर? वृषण कोश में वृषण पाए जाते हैं। वृषण कोश तापमान तुलनात्मक रूप से कम होता है। वृषण कोश क्या होता है? तापमान तुलनात्मक रूप से कम होता है, जो शुक्राणु बनाने के लिए आवश्यक होता है। इसका मतलब होता है कि जो मानव शरीर का जो तापमान होता है 37 डिग्री सेल्सियस, 37, इससे क्या होता है 2 से 3 डिग्री सेल्सियस कम होता है। क्या होता है? कम होता है। किसका? वृषण का तापमान। वृषण का जो तापमान होता है वो मानव शरीर के 2 से 3 डिग्री सेल्सियस कम होता है। अगर बराबर रहेगा तो इसमें शुक्राणु बनना बंद हो जाता है। शुक्राणु क्या होता है? शुक्राणु नहीं बनेंगे। इसलिए इनका जो तापमान रखा गया है वो शरीर के तापमान से 2 से 3 डिग्री सेल्सियस कम रखा गया है। इसका दूसरा पॉइंट है नर युग्मक, जिसे बोलते हैं नर युग्मक का मतलब होता है शुक्राणु यहाँ पर बनते हैं। तो शुक्राणु का निर्माण कहाँ होता है? तो शुक्राणुओं का निर्माण वृषण में ही होता है। कहाँ होता है? वृषण में। तीसरा पॉइंट है कि वृषण ग्रंथि टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स उत्पन्न करती है। वृषण के द्वारा एक हार्मोन्स उत्पन्न किया जाता है जिसका नाम होता है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स। उसका नाम क्या है? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स। इसका कार्य क्या होता है? टेस्टोस्टेरोन के कार्य, इसका पहला कार्य होता है कि शुक्राणु उत्पन्न का नियंत्रण करना। जो शुक्राणु वृषण के द्वारा बनाए जाते हैं उनका नियंत्रण करना। उनका क्या करना? नियंत्रण करना। किसका काम होता है? तो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स का काम होता है। दूसरा इसका कार्य होता है लड़कों में यौवन अवस्था परिवर्तन करना। यौवन अवस्था क्या करना? परिवर्तन करना। जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स का कार्य होता है। इसके बाद है दूसरा भाग है अपना नर जनन तंत्र का। नर जनन तंत्र का दूसरा भाग है शुक्रवाहिनी। दूसरा भाग कौन सा है? शुक्रवाहिनी। इसका काम क्या होता है? यह शुक्राणुओं को वृषण से शिशन तक पहुंचाती हैं। क्या करती हैं? जो शुक्राणुओं का निर्माण वृषण में हुआ है उसको शिशन तक पहुंचाने का काम किसका होता है? तो शुक्रवाहिनियों के द्वारा शुक्राणुओं को शिशन तक पहुंचाया जाता है। तीसरा भाग है अपना मूत्र मार्ग। तीसरा भाग कौन सा है? मूत्र मार्ग। यह है मूत्र और बीड़ दोनों के बाहर जाने का मार्ग होता है। जो मूत्र है और बीड़ है इन दोनों को बाहर जाने के मार्ग को क्या बोला जाता है? तो मूत्र मार्ग बोला जाता है। बाहरी आवरण के साथ इसे शिशन कहते हैं। बाहरी आवरण के साथ इसे क्या बोला जाता है? शिशन बोला जाता है। अगला है अपना चौथा भाग है संबंधित ग्रंथियां। जो वृषण है और जो नर प्रजनन अंग है उसमें संबंधित कुछ ग्रंथियां हैं, जैसे कि शुक्राशय ग्रंथि। शुक्राशय ग्रंथि का काम क्या होता है? यहाँ पर जो भी शुक्राणु होते हैं वहां इकट्ठे हो जाते हैं। यहाँ पर क्या होते हैं? शुक्राणु इकट्ठे रहते हैं शुक्राशय ग्रंथि में। इसके बाद होता है प्रोटेस्ट ग्रंथि। प्रोटेस्ट ग्रंथि से एक द्रव निकलता है जिसे बोला जाता है प्रोटेस्टिव द्रव। प्रोटेस्ट ग्रंथि से एक द्रव निकलता है जिसका नाम होता है प्रोटेस्टिव द्रव। अपने स्राव शुक्रवाहिनी में डालते हैं। जो प्रोटेस्टिव ग्रंथि से जो एक स्राव द्रव निकलता है जो किसमें डालता है? शुक्रवाहिनियों में डालता है। शुक्रवाहिनियों का काम क्या होता है? शुक्राणुओं को वृषण से शिशन तक पहुंचाना। तो यहाँ पर जो क्या होता है? जो प्रोटेस्टिव द्रव होता है तो जो शुक्राणु होता है यहाँ पर बीड़ जो होता है इसमें 30% क्या होता है? 30% होता है अपना प्रोटेस्टिव द्रव, और जबकि जो 70% होता है जी अपना क्या होता है? तो अपना होता है शुक्राणु।
70% अपना क्या होता है, बीड़ में शुक्राणु होता है और 30% क्या होता है, प्रोटेस्ट द्रव होता है, जो कहां से निकलता है, प्रोटेस्ट ग्रंथि से निकलता है। आगे अपना शुक्राणु तरल माध्यम में आ जाते हैं। शुक्राणु क्या हो जाते हैं, तरल माध्यम में आ जाते हैं। आगे यह माध्यम उन्हें पोषण प्रदान करता है। शुक्राणुओं को पोषण कौन प्रदान करता है, तो तरल माध्यम शुक्राणुओं को पोषण प्रदान करता है, उनके स्थानांतरण में सहायता करता है। उनके स्थानांतरण में क्या करता है, सहायता भी करता है। शुक्राणु तथा ग्रंथियों का स्राव मिलकर बीड का निर्माण करता है। शुक्राणु और ग्रंथियों का स्राव मिलकर किसका निर्माण करता है, तो बीड का निर्माण करता है। तो कौन सी ग्रंथि, यहां पर अभी यार पढ़ा था, प्रोटेस्टेड ग्रंथि, यहां से 30% और शुक्राणु का 70%, इन दोनों को मिला के बीड का निर्माण अपना हो जाता है। देखिए यहां पर चित्र दे रखा है, मानव पर नर जनन तंत्र, मानव का नर जनन तंत्र। तो यहां देखिए, सबसे पहले यहां देखिए एक नली दिख रही है, इस नली का नाम होता है मूत्र नलिका। जे कहां से आई है, तो मूत्र नलिका जे किडनी से, कहां से, किडनी से आती है मूत्र नलिका। और यहाँ पर जे दिख रहा है ना, तो इसे क्या बोला जाता है, जे मूत्र नलिका आके कहां जुड़ती है, तो जे जुड़ती है मूत्राशय से। किससे, मूत्राशय से। इसके बाद यहाँ देखिए, जे क्या है अपना, जे होता है अपना वृषण कोश, इसको क्या बोला जाता है, वृषण कोश, इसको बोला जाता है वृषण कोश। वृषण कोश के अंदर जो दिख रहा है ना, इसे ही बोला जाता है वृषण। इसे क्या बोला जाता है, वृषण बोला जाता है, इसे वृषण। और इस वृषण के ऊपर भी कुछ पाया जाता है, जे वाला, इसको बोला जाता है अधिवृषण, अधिवृषण, इसको क्या बोला जाता है, अधिवृषण बोला जाता है। इसी वृषण से एक नली जाती है, जे वाली नली, इस नली को क्या कहते हैं, इस नली को बोला जाता है शुक्रवाहिनियां। इस नली को बोला जाता है शुक्रवाहिनियां। जो शुक्राणु से, सॉरी वृषण से जो नली जाती है उसको क्या बोला जाता है, शुक्रवाहिनियां। और जो नली जाके कहां मिलती है, तो यहां मिलती है शुक्राशय में, तो यहां पर मिलती है शुक्राशय में जाके मिल जाती है। और यहीं देखिए शुक्राशय। इसके बाद यहां पर देखिए एक चीज और है, इसमें जो दिख रहा है ना ऊपरी भाग, इस पूरे भाग को क्या बोला जाता है, तो इस पूरे भाग को बोला जाता है सिसन। क्या बोला जाता है, सिसन। शुक्राशय के जस्ट बगल में यहाँ पर एक छोटा सा भाग दिख रहा है, ये शुक्राशय, तो यहाँ पर होता है प्रोटेस्ट ग्रंथि। क्या होती है, प्रोटेस्ट ग्रंथि। इसका जो 30% और शुक्राशय, शुक्राणु से जो वृषण से शुक्राणु निकलता है वो शुक्राशय में आके जमा हो जाता है। तो यहाँ पर जो वृषण से शुक्राणु निकलता है इसका 70%, शुक्राणु, शुक्राणु का 70% मिलकर अपना क्या बनाता है, यहाँ से बीड़ बनाता है। और बीड़ किसके द्वारा जाता है, तो ये मूत्र मार्ग के द्वारा, जी क्या है, मूत्र मार्ग, जी क्या है, मूत्र मार्ग, मूत्र मार्ग के द्वारा बाहर निकल जाता है। तो ये अपना किसका चित्र था, ये था मानव का नर प्रजनन तंत्र, मानव का नर प्रजनन तंत्र। आगे है अपना मादा जनन तंत्र। आगे कौन सा है अपना, मादा जनन तंत्र। इसको पढ़ेंगे डिटेल से। इसमें पहला भाग होता है, इसमें पहला भाग होता है कि मादा युग्मक, या इसी को बोला जाता है अंडकोशिका। इसको क्या बोला जाता है, अंडकोशिका का निर्माण कहां पर होता है, तो अंडाशय में। या तो मादा युग्मक या अंडकोशिका का निर्माण कहां होता है, तो ये होता है अपना अंडाशय में। लड़की के जन्म के समय, लड़की के जन्म के समय ही अंडाशय में हजारों अपरिपक्व अंडे होते हैं। जब लड़की का जन्म होता है तभी अंडाशय में क्या होते हैं, अपरिपक्व, कितने, हजारों की संख्या में अपरिपक्व अंडे मौजूद होते हैं। लेकिन जैसे ही यौवन आरंभ पर इसमें से कुछ अंडे परिपक्व होने लगते हैं। जैसे ही यौवन आरंभ प्रारंभ होता है तो इसी में से कुछ अंडे परिपक्व होने लगते हैं। तो ये क्या है, मादा प्रजनन या जनन तंत्र का पहला भाग है अंडाशय। आगे इसके और पॉइंट है कि दो में से एक अंडाशय द्वारा हर महीने एक परिपक्व अंड उत्पन्न किया जाता है। तो मादा जनन तंत्र में क्या होता है, दो अंडाशय होते हैं, एक लेफ्ट साइड और एक राइट साइड। तो इन दोनों में से हर महीने एक अंडाशय क्या होता है, एक परिपक्व अंड उत्पन्न करता है।
इसके बाद दूसरा पॉइंट है, अंडाशय जो होता है इसमें से एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स भी उत्पन्न होते हैं। इसमें से कितने, दो हार्मोन्स उत्पन्न होते हैं, एक होता है एस्ट्रोजन और दूसरा होता है प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स भी उत्पन्न होते हैं। दूसरा भाग है अंडवाहिका। दूसरा भाग क्या है अपना, अंडवाहिका, जिसे क्या बोला जाता है, फैलोपियन ट्यूब। किसे बोला जाता है, अंडवाहिका को फैलोपियन ट्यूब के नाम से भी जाना जाता है। यहीं पर क्या होता है, निषेचन, निषेचन की क्रिया यहीं पर होती है। निषेचन, निषेचन कहाँ होता है, अंडवाहिका में। जब शुक्राणु योनि द्वार से गर्भाशय से होते हुए कहाँ पहुंचता है, अंडवाहिका में, वहां से अंडाशय से क्या निकलते हैं, अंडकोशिका। जब दोनों मिलते हैं तो कहां पर इनका निषेचन होता है, तो इनका निषेचन फैलोपियन ट्यूब में होता है। इसमें पहला पॉइंट है, अंडाशय द्वारा उत्पन्न अंडकोशिका को गर्भाशय तक स्थानांतरण करती है। तो अंडवाहिका के द्वारा ही जो अंडकोशिका होती है उसको गर्भाशय तक कौन लेके जाता है, फैलोपियन ट्यूब के माध्यम से गर्भाशय तक स्थानांतरण करती है। दूसरा है अंडकोशिका बाद शुक्राणु का निषेचन यहीं पर होता है। निषेचन कहाँ होता है, तो फैलोपियन ट्यूब में अंडकोशिका और शुक्राणुओं का निषेचन होता है। तीसरा भाग है मादा जनन तंत्र का। तीसरा भाग है गर्भाशय। तीसरा कौन सा है, गर्भाशय। यह एक थैलीनुमा संरचना है। गर्भाशय क्या होता है, थैलीनुमा संरचना होती है जहां पर शिशु का विकास होता है। गर्भाशय में क्या होता है, शिशु का विकास होता है। और गर्भाशय जो है वो ग्रीवा द्वारा योनि में खुलता है। गर्भाशय क्या है, ग्रीवा के द्वारा कहां खुलता है, योनि में खुलता है। आगे देखिए, आगे जो चित्र दे रखा है यहाँ पर देखिए, सबसे पहले जो गोल गोल अंडे दिख रहे हैं इसका नाम क्या होता है, यहाँ पर जो दोनों ओर होंगे, दोनों ओर पाए जाते हैं, इन्हीं का नाम होता है अंडाशय। इन्हीं से क्या निकलता है, अंडकोशिका। इनसे क्या निकलती है, अंडकोशिका। अंडाशय से क्या निकलता है, अंडकोशिका निकलती है। और यहां से निकलने के बाद जो लाइन दिख रही है, जो नली, इस नली को बोला जाता है फैलोपियन ट्यूब या अंडवाहिका। इसका नाम क्या होता है, फैलोपियन ट्यूब या अंडवाहिका के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ से जो अंडकोशिका निकलती है, तो यहाँ से निकलने के बाद जो यहाँ पर क्या हो जाती है, गर्भाशय में स्थापित हो जाती है। और निषेचन की क्रिया कहाँ होती है, तो फैलोपियन ट्यूब में ही यहाँ पर निषेचन होता है। यहाँ देखिए जी क्या है, तो जी अपना गर्भाशय होता है, गर्भाशय जी। गर्भाशय के बाद क्या होता है, ग्रीवा होता है। ग्रीवा के बाद क्या होती है, योनि होती है। तो मानव का जो मादा प्रजनन या जनन तंत्र होता है। इसके बाद है जब अंडकोशिका का निषेचन होता है, जब अंडकोशिका का निषेचन होता है, निषेचन अंड युग्मनज कहलाता है। क्या कहलाता है, निषेचन अंड युग्मनज कहलाता है, जो कहां पर होता है, गर्भाशय में रोपित होता है। गर्भाशय में क्या कर दिया जाता है, जब फैलोपियन ट्यूब में निषेचन हो जाता है तो वो कहां स्थापित होता है, तो उसे गर्भाशय में स्थापित कर दिया जाता है। गर्भाशय में रोपण के पश्चात जैसी गर्भाशय में पहुंचेगा निषेचन, युग्मनज में विभाजन व विभेदन होता है तथा भ्रूण का विकास हो जाता है। फिर क्या होने लगता है, भ्रूण का विकास होना शुरू हो जाता है। इसके बाद होता है प्लेसेंटा। प्लेसेंटा का काम क्या होता है, देखिए यह एक विशिष्ट ऊतक है। प्लेसेंटा क्या कहलाता है, एक प्रकार का विशिष्ट ऊतक कहलाता है जिसकी तस्तरीनुमा संरचना होती है। प्लेसेंटा की संरचना कैसी होती है, तस्तरीनुमा, जो गर्भाशय में धसी होती है। कहां पर पाई जाती है, जो गर्भाशय में धसी होती है। इसका काम क्या होता है, इसका काम होता है मां के रक्त से ग्लूकोज, ऑक्सीजन आदि भ्रूण को प्रदान करना। जो भी गर्भाशय में शिशु का भ्रूण बना है उसको भोजन किसके द्वारा प्रदान किया जाता है, तो वो प्लेसेंटा के द्वारा ही प्रदान किया जाता है। किसके द्वारा, प्लेसेंटा के द्वारा ही उसे भोजन मिलता है, जिससे गर्भाशय में पशु वो भ्रूण है ना जो वो पलने लगता है। दूसरा है भ्रूण द्वारा उत्पादित अपशिष्ट पदार्थ का निपटान। जो भ्रूण ने जो भी अपशिष्ट पदार्थ निपटान किया है वो किसके द्वारा होता है, बाहर निकलता है, तो प्लेसेंटा के द्वारा ही वो भी बाहर निकल जाता है। तीसरा पॉइंट है इसमें आगे, अंड के निषेचन से लेकर शिशु के जन्म तक, अंड के निषेचन से लेकर शिशु के जन्म तक समय को गर्भाशय कहते हैं। जो भी अंड का निषेचन हुआ और शिशु के जन्म तक जितना भी समय लगा उस समय को क्या बोला जाता है, उस समय को गर्भकाल कहा जाता है। इसका समय कितनी होती है, तो अवधि इसकी होती है 9 महीने। कितना होता है,
9 महीने इसकी समय अवधि होती है। आगे है, जब अंड का निषेचन नहीं होता है, जब क्या होता है, जब भी अंड मतलब अंडकोश का, अंडाणु से जो निकलता है अंडकोश का, अगर इसका निषेचन ना हो तो क्या होगा, हर महीने गर्भाशय खुद को निषेचित अंड प्राप्त करने के लिए तैयार रखता है। गर्भाशय क्या करता है कि हर महीने जो भी अंडाणु से अंडकोशिका का निर्माण होता है वो क्या करता है, जो गर्भाशय जो होता है वो खुद को निषेचित अंड प्राप्त करने के लिए तैयार रखता है। दूसरा पॉइंट है, गर्भाशय की भित्ति मांसल एवं स्पॉन्जी हो जाती है, मतलब कि गर्भाशय की जो भित्ति होती है ना बहुत मजबूत हो जाती है, इसको निषेचित अंड को वहां पर स्थापित करने के लिए, तैयार रखने के लिए। इसके बाद है, यह भ्रूण के विकास के लिए भी जरूरी होता है। जहां पर भ्रूण का विकास कहां पर होता है, तो भ्रूण का विकास गर्भाशय में होता है। कहां पर होता है, गर्भाशय में होता है। आगे पॉइंट है, यदि निषेचन नहीं होता, यदि निषेचन नहीं होता है तो इस भित्री की आवश्यकता नहीं पड़ती है, जो भित्री बनी है ना इसकी आवश्यकता नहीं पड़ती है अगर निषेचन नहीं हुआ गर्भाशय में। अतः यह परत धीरे धीरे टूटकर, ये परत क्या हो जाती है, गर्भाशय की जो परत है धीरे धीरे टूटना शुरू हो जाती है और ये टूटकर योनि मार्ग से रक्त एवं म्यूकस के रूप में बाहर निकल जाती है। तो जो गर्भाशय की जो दीवार होती है ना वो धीरे धीरे टूटकर योनि मार्ग से क्या हो जाती है, वो जो म्यूकस निकलता है जो बाहर निकल जाता है। अगला पॉइंट है, यह चक्र लगभग 1 महीने का समय लेता है। कितना लेता है, तो ये चक्र होता है लगभग 1 महीने का समय लेता है, तथा इसे ऋतुस्राव एवं रजोधर्म चक्र बोलते हैं। इसे क्या बोला जाता है, ऋतुस्राव या रजोधर्म चक्र के नाम से जाना जाता है। अगला पॉइंट है, 40 से 50 वर्ष की उम्र के बाद, 40 से 50 वर्ष की उम्र के बाद अंडाशय से अंड का उत्पन्न होना बंद हो जाता है। जितनी भी महिलाएं होती है ना उनमें क्या होता है, जो 40 से 50 साल की महिलाएं होती हैं उनके अंडाशय से अंड का बनना क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। इसका मतलब है कि 40 से 50 साल की महिलाएं हैं जो वो बच्चे पैदा नहीं कर पाएंगे, फलस्वरूप रजोधर्म बंद हो जाता है। क्या हो जाता है, रजोधर्म बंद हो जाता है। और इस रजोधर्म बंद को क्या बोला जाता है, रजोनिवृत्ति कहते हैं। जो अंतिम जो मासिक चक्र होता है उसे क्या बोला जाता है, रजोनिवृत्ति बोला जाता है। आगे जनन स्वास्थ्य। जनन स्वास्थ्य का अर्थ है जनन से संबंधित सभी आयाम जैसे शारीरिक, मानसिक और सामाजिक एवं व्यवहारिक रूप से स्वस्थ होना। हर एक तरीके से क्या होना, स्वस्थ होना, उसे जनन स्वास्थ्य बोला जाता है। रोगों का लैंगिक संचरण, रोगों का लैंगिक संचरण, अनेक रोगों का लैंगिक संचरण भी हो सकता है। ऐसे कई प्रकार के रोग हैं जिनका लैंगिक संचरण हो सकता है, जैसे कि नंबर 1 जीवाणु जनित। इसमें कौन कौन सा आता है, गोनेरिया, सिफिलिस। ये किसके द्वारा होता है, जीवाणु जनित रोग है दोनों। ये किसके, लैंगिक संचरण के द्वारा दोनों हो सकते हैं, गोनेरिया और सिफिलिस। दूसरा है विषाणु जनित। विषाणु जनित में एक आता है मस्सा, ये लैंगिक संचरण के द्वारा ये रोग हो जाएगा तुम्हें। इसके बाद दूसरा है HBI वायरस, एड, और अगला है एड्स। ये 3 किसके द्वारा होते हैं, तो जीवाणु जनन के द्वारा लैंगिक संचरण के माध्यम से रोग हो जाते हैं। इनको कैसे रोका जा सकता है, तो कंडोम का उपयोग से इन रोगों का संचरण कुछ सीमा तक रोकना संभव है। कुछ सीमा तक क्या किया जा सकता है, इनको रोका जा सकता है। आगे है गर्भरोधन के उपाय, गर्भरोधन के प्रकार। पहला है यांत्रिक अवरोध। पहला क्या है, यांत्रिक अवरोध। शुक्राणु को अंडकोशिका तक नहीं पहुंचने दिया जाता है यांत्रिक अवरोध के माध्यम से। जैसे पहला है सिसन को ढकने वाले कंडोम, दूसरा है योनि में रखे जाने वाले सर्वाइकल कैप। ये किस विधि है, जो यांत्रिक अवरोध है। ये दोनों क्या है, यांत्रिक अवरोध के उदाहरण हैं। दूसरा है अपना रासायनिक तकनीक। पहला क्या था, यांत्रिक अवरोध, दूसरा है रासायनिक तकनीक। इसमें कौन कौन सा आता है, इसमें आता है
मादा में अंड को ना बनने देना। रासायनिक तकनीक से क्या होता है, मादा में अंड को बनने ही ना देना। इसके लिए दवाई ली जाती है। क्या ली जाती है? दवाई ली जाती है जो हार्मोन्स के संतुलन को परिवर्तित कर देती है। हार्मोन्स के संतुलन को क्या कर देती है? परिवर्तित कर देती है। इसके क्या होते हैं? इसके अन्य प्रभाव, विपरीत प्रभाव भी हो सकते हैं। जिसके लिए तुम दवाई ले रहे हो वो ना होके कुछ अन्य प्रभाव भी इसके हो सकते हैं, इसलिए रासायनिक तकनीक का प्रयोग इसमें होता है। विपरीत प्रभाव पड़ सकते हैं रासायनिक तकनीक से। अगला है तीसरा। तीसरे में आता है लूप या कॉपर टी को गर्भाशय में स्थापित किया जाता है। लूप या कॉपर टी को किसमें स्थापित किया जाता है? गर्भाशय में स्थापित किया जाता है, जिससे गर्भधारण नहीं हो पाता है। जिससे क्या नहीं हो पाता है? गर्भधारण नहीं हो पाता है। और अगला है अपनी विधि, चौथी विधि है शल्य चिकित्सा तकनीकी। चौथी कौन सी है? शल्य चिकित्सा तकनीकी। इसके द्वारा क्या किया जाता है? पुरुषों की नसबंदी कर दी जाती है। क्या कर दी जाती है? नसबंदी। नसबंदी को बोला जाता है, पुरुषों की नसबंदी को बोला जाता है वैसेक्टोमी। वैसेक्टोमी, वैसेक्टोमी। पुरुषों की नसबंदी को क्या बोला जाता है? वैसेक्टोमी। इसमें क्या होता है? पुरुषों में शुक्रवाहिनियों को रोककर, पुरुषों की जो शुक्रवाहिनियां है ना, जिससे शुक्राणु होकर गुजरता है, उनको रोक दिया जाता है, रोककर या काट दिया जाता है। उसमें से शुक्राणुओं के स्थानांतरण को रोकना। शुक्राणुओं को क्या कर दिया जाता है? रोक दिया जाता है शुक्रवाहिनियों में। इस विधि को क्या बोला जाता है? वैसेक्टोमी या नसबंदी के नाम से जाना जाता है। अगला पॉइंट है ट्यूबेक्टोमी। ये ट्यूबेक्टोमी क्या होता है? ये महिलाओं में होती है। ये क्या होती है? महिलाओं में। महिलाओं की नसबंदी को ट्यूबेक्टोमी के नाम से जाना जाता है। इसमें क्या होता है? महिलाओं में अंडवाहिनी को अवरुद्ध कर दिया जाता है। अवरुद्ध का मतलब उसे बांध दिया जाता है या रोक दिया जाता है। अंड के स्थानांतरण को रोकना ट्यूबेक्टोमी या महिला या मादा नसबंदी बोला जाता है। इसके बाद लास्ट पॉइंट है इसका भ्रूण हत्या। मादा भ्रूण को गर्भाशय में ही मार देना क्या कहलाता है? भ्रूण हत्या कहलाता है। एक स्वस्थ समाज के लिए संतुलित लिंग अनुपात आवश्यक है। यह तभी संभव होगा जब लोगों में जागरूकता फैलाई जाएगी व भ्रूण हत्या तथा भ्रूण लिंग निर्धारण जैसी घटनाओं को रोकना होगा। ये अपना चैप्टर समाप्त हुआ। अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको क्लास कैसी लगी है। धन्यवाद।